हेलो एवरीवन। देखिए आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में थर्ड नंबर लेक्चर में आगे बात करने वाले हैं। लेक्चर नंबर अपना 132 चल रहा है, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड नंबर लेक्चर है। अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक बात कर ली थी, मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक अपनी लास्ट बात हो चुकी थी। आज अपन ने बोला था बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। मैंने पहले भी आपको बोला है कि रिवाइज करके आना है, ठीक है। बोर एटॉमिक मॉडल वगैरह ये जो है ना 11th में भी फोकस करके अपन पढ़ते हैं, 12th में फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो काफी मिला जुला है। तो इसलिए मैंने पहले स्टेटमेंट वगैरह जो है वो लिख के रखे है, जिसे आप जल्दी से नोट कर ले। ज्यादा इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। हाँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल अच्छे से बनेंगे, तो अपन फोकस जो है वो सारा का सारा किस पे करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स पे करने वाले। आइएगा देखते हैं बोर एटॉमिक मॉडल है क्या। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल चल रहा था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो थे वो एक सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो था वो था कि वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। कैसे व्याख्या नहीं कर पाया? देखो, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, ठीक है सब। अब मैक्सवेल ये बोलता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है एक्सिलरेटेड हो रहा है, अपन बोलेंगे एक्सिलरेटेड कैसे हो रहा है, वो तो एक नियत वेग से गति कर रहा है। अगर सर्कुलर पाथ में गति करता है तो आपको मालूम है कि उसकी हर पॉइंट पे जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। अभी अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो टेंजेंट ड्रॉ करो, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आएगी। जैसे ही यहाँ पे पहुंचे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ गई, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई ना। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, तो सदिश राशि के परिमाण में तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्वरित है। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो कि एक निश्चित वेग से गति करने वाला कण वर्ताकार पथ में जो होता है वो त्वरित होता है। तो उसका रीजन यही है कि उसकी डायरेक्शन क्या होती जाती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो मैक्सवेल ये बोलता है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड होता है तो वो एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। एनर्जी क्या करता है, ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो ये इस टाइप से यहां से इलेक्ट्रॉन चला था तो पहले ऐसा आएगा। एनर्जी अगर लॉस करता जाएगा तो उससे सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो किसमें, सर्पिलाकार, स्पाइरल या सर्पिलाकार पथ में गति करते हुए किसमें गिर जाना चाहिए, नाभिक में गिर जाना चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक में गिरता है क्या? नहीं गिरेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है इसका मतलब ये वाला ड्रॉबैक तो है ना। इसीलिए जो है फिर कौन आया, नील्स बोर, बोर एटॉमिक मॉडल। कौन आएगा, बोर एटॉमिक मॉडल। अब अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ड्रॉबैक समझ में आ गया, मैंने बोला था आप पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब अपन बात करने वाले हैं बोर एटॉमिक मॉडल होता क्या है। क्या क्या बोला इसने बोला इलेक्ट्रॉन जो है जब भी वर्ताकार पथ में गति करता है तो उसकी त्रिज्या जो होगी वर्ताकार पथ की वो फिक्स होगी, और सेकंड नंबर उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी। ऐसा नहीं कि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी ना, एनर्जी फिक्स और वर्ताकार कक्ष की त्रिज्या, वर्ताकार पथ की त्रिज्या भी क्या, फिक्स। उन वर्ताकार पथ को जिनकी त्रिज्या और एनर्जी, ऊर्जा फिक्स होती है उनको अपन बोलते हैं कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर। कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर बोलते हैं। कक्षा का मतलब ऑर्बिट। ऑर्बिट अगर जब भी नाम लो तो आप बोलोगे 1 2 3 4, और ऑर्बिट का सिंबल जो होता है वो होता है एन। ऑर्बिट का सिंबल क्या होगा, एन, स्मॉल एम, स्मॉल एन, ठीक है। ऑर्बिट बोलोगे तो 1 2 3 4। अगर सेल बोलते हो या कोश बोलते हो तो कोश बोलना पड़ेगा के एल एम एन, इस टाइप से। के से स्टार्ट करना है, के एल एम और एन। अब क्वेश्चन में क्या करता है वो घुमा फिरा के सीधा फोर्थ ऑर्बिट बोले तो आपको एन सीधा मालूम चल गया। अब वो आपको ऐसा बोलता है nth सेल है, तो nth सेल है तो के एल एम और एन, फोर्थ वाला सेल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सेल जब भी बोलेगा तो के एल एम एन बोलेगा, ऑर्बिट या कक्षा बोलेगा तो 1 2 3 4 बोलेगा, ठीक है। आगे आइएगा, आगे मैंने बोला है आद्य अवस्था क्या होती है, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट जो होती है जीएस बोलेंगे जिसे अपन। ग्राउंड स्टेट होती है n = 1, जहां पे ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम। जहां पे ऊर्जा क्या होती है,
जहां पे ऊर्जा न्यूनतम होती है उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट या आद्य अवस्था। तो ये ग्राउंड स्टेट होगी। एक्साइटेड स्टेट, आद्य अवस्था से ऊपर वाले जितने भी कोष होंगे, जितने भी सेल होंगे, जितने भी कक्षा होगी, उनको अपन क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। तो n बराबर क्या होगा इनके लिए? 2 3 4 5। n बराबर 2 होता है तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट ES का मतलब एक्साइटेड स्टेट। n बराबर 3 होगा तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी? सेकंड। n बराबर 4 होगा तो थर्ड। इस टाइप से सो ऑन चलता रहेगा। ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट इस टाइप से चलता रहेगा। ठीक है बात? ये बात हो गई फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि परमाणु जब भी इलेक्ट्रॉन में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा के वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, उन वर्ताकार कक्ष को जो है, वर्ताकार पथ को अपन क्या बोलते हैं? कक्षा, कोष या ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट, इसका मतलब मिनिमम एनर्जी लेवल, न्यूनतम ऊर्जा स्तर n बराबर 1। ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो ये तो हो गया नाभिक और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में कौन सा आकर्षण बल लगेगा? इलेक्ट्रोस्टेट का, स्थिर वैद्युतिकी का लगेगा। और वो स्थिर वैद्युतिकी का आकर्षण बल क्या होता है? K(Q1Q2)/r²। ये देखो K(Q1Q2)/r²। ये किसके बराबर होना चाहिए? सर्कुलर पाथ में, वर्ताकार पथ में गति करता है तो बाहर की तरफ भी एक धक्का लगता है, नहीं तो फिर तो ये इलेक्ट्रॉन जाके नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन गिरा नहीं ना। गिरा नहीं, इसका मतलब क्या होगा? बाहर की तरफ एक धक्का लग रहा है, उसके बाहर की तरफ भी उसको एक खींच रहा है। उस खींचने वाले बल को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। वो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? mv²/r के बराबर। अच्छा, K(Q1Q2)/, तो मैंने कहा देखो किस किस के बीच में फोर्स लग रहा है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में। नाभिक का आवेश क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉन कितने होते हैं? Z। नाभिक में प्रोटॉन कितने होते हैं? Z। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? E। इलेक्ट्रॉन का E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19। प्रोटॉन का चार्ज भी तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हो गया Ze और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में चार्ज हो गया तो ये हो गया E। तो Q1 की वैल्यू रख दी मैंने Ze, Q2 की वैल्यू रख दी E/r²। तो ये बन गया क्या? Kze²/r² = mv²/r। ठीक है, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया क्योंकि फॉर्मूला है, काम आएगा। आगे मैंने ये बोला, नील्स बोर ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे हर किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर सकता है, केवल उन्हीं सर्कुलर पाथ में, केवल उन्हीं वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका कोणीय संवेग किसका? इंटीजर हो। h/2π का क्या होना चाहिए? h/2π का इंटीजर होना चाहिए। तो कोणीय संवेग होता है mvr, वो किसका इंटीजर होना चाहिए? nh/2π या h/2π का इंटीजर होना चाहिए, जहां n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे रहेगी। h क्या है? h प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसको ये चीज मालूम थी, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा के बारे में कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। नहीं बोलूंगा तो फिर तो रदरफोर्ड वाला ड्रॉबैक वापस आ जाएगा, मैक्सवेल पकड़ लेगा। मैक्सवेल क्या बोलेगा कि अच्छा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो एक्सेलरेटेड हो रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा तो ये स्पाइरल या सर्पिलाकार पथ बनेगा, और स्पाइरल पाथ बनेगा तो इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाके नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसने एक बात बोली कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित कक्षा में अगर चक्कर लगाता तो ऊर्जा का लॉस नहीं करेगा। अब मेरे को तो समझ में नहीं आता है, ये बोर्स बोलता है मेरे को तो समझ में नहीं आता, लेकिन ऊर्जा का लॉस तो नहीं करेगा। इसको मालूम था अगर मैंने ऐसा नहीं बोला तो मेरा मॉडल फेल हो जाएगा, तो इसने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन अब अगर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा जो रहती है वो फिक्स रहती है, वो ऊर्जा का कोई भी ना तो उत्सर्जन करता है और न ही अवशोषण करता है। देखो इलेक्ट्रॉन जब एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो न तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और न ही ऊर्जा क्या करेगा? अवशोषित करता है। बात क्लियर? चले आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5th नंबर। अब सुने बात को, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। अगर मेरे को सपोज करो ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है, ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो आप जाओगे, थकोगे या नहीं थकोगे? बताओ, थकोगे ना। फिर वहां पे जाके आपको बैठ के पानी पीना पड़ेगा और आपको बोले 10 राउंड करो, तो 10 राउंड करोगे तो फिर तो आपको कुछ खाना भी पड़ेगा। अरे यार भूख लगी, क्यों? इसका मतलब ऊर्जा की जरूरत होती।
तो जब भी अगर निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर, मतलब नीचे से अगर ऊपर जाएगा ऐसे, तो उस कंडीशन में उसको ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। और ऊपर से नीचे आते तो अपन फटाफट आता है ना, ऊपर से नीचे आते तो अपन फटाफट आता है, इसका मतलब ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है। तो देखो, अगर ये देखो ये न्यूनतम ऊर्जा स्तर है, ग्राउंड स्टेट को मैंने अभी भी समझाया था, ग्राउंड स्टेट उसको बोलते हैं जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर हो। तो अगर ये न्यूनतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाना है, मतलब नीचे से ऊपर जाना है, तो ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो मैंने देखो एक फोटोन दे दिया, एक क्वांटा दे दिया, तो ये क्या हो गई, ऊर्जा अवशोषित हो गई। क्या हो गई, ऊर्जा अवशोषित। ठीक है, आगे देखो, यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में भेजा है। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जन। ऊर्जा का उत्सर्जन हो या अवशोषण हो, ऊर्जा का उत्सर्जन हो या अवशोषण हो, वो किस फॉर्मेट में होगा, क्वांटा के रूप में होगा। और अपन को मालूम है क्वांटा की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। तो En2 माइनस En1 किसके बराबर होगा, एच न्यू के बराबर होगा। ये En2 माइनस En1 कैसे लिख दिया, मान लो इसकी एनर्जी 2 है, इसकी एनर्जी 4 है, तो ऊर्जा अवशोषित कितनी होगी, 2। तो ये डिफरेंस आ गया 2 का डिफरेंस आ गया, एच न्यू के बराबर कर दो। इसकी 6 है, इसकी 4 है, तो 2 का डिफरेंस आ गया, ये इसके बराबर कर दो। बस डिफरेंस को बराबर करना है। ये बोर एटॉमिक मॉडल की कुछ परिकल्पनाएं की थी उसने, और इसी के बेसिस पे इसने क्या कैलकुलेट किया, रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब अपन उनके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन वहां से आने के चांसेस होते हैं। ठीक है बात, आइएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए समझिए कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, कैसे फॉर्मूला डिराइव करना है। तो मैं तो सिंपल सा बोलूंगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे आर था, इधर आर स्क्वायर था, कैंसिल आउट हो गया ना। चलो सेकेंड नंबर पॉइंट क्या था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो एक काम करो, यहां से v की वैल्यू लेके आओ, एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर। ये वाली वैल्यू v की यहाँ पे रख दो। ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम। अच्छा एक एम भी तो था, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले को याद रखना, इस वाले फॉर्मूले को याद रखना। मैं एक ही फॉर्मूला बोल रहा हूं जिसको याद रखना है, इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर। अब अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो देखो इसमें h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मालूम है ना, 9 × 10⁻⁹ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, z क्या है, वेरिएबल है। तो इन सब की अगर वैल्यू पुट की जाए तो Rn बराबर, Rn का मतलब nth ऑर्बिट की रेडियस जो आएगी वो 0.529 n स्क्वायर बाई z, और किस में आ जाएगी, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। ये लो फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को क्या करना है, याद रखना है। Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर बाई z, इस वाले फॉर्मूले को क्या करना है, आपको याद रखना है। बात आ गई समझ में। सब कुछ बनेगा जो इसी के ऊपर बनेगा, न्यूमेरिकल वगैरह सब जो बनेंगे अब इसके ऊपर बनेंगे। चले
अभी क्वेश्चन बता देंगे। मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे आपको ग्राफ का आइडिया देता हूँ, ग्राफ का आइडिया देता हूँ, इसके ऊपर हो सकता है ग्राफ भी पूछे जाए। मैं एक बस रेडियस वाले में ग्राफ बना रहा हूँ, बाकी वेलोसिटी वगैरह में अपना आप आइडिया चल जाएगा। बेसिक मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक है बेसिक मैथ्स, उसके अंदर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि ग्राफ कैसे बनते हैं। मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूं, जो ग्राफ के क्राइटेरिया दे रखे है ना, वो आप लिखना सीख जाओ तो आपको मालूम चल जाएगा ग्राफ आएगा कैसे। जैसे मैं कुछ ग्राफ बनाने वाला हूं, ठीक है। अब ग्राफ देखो कैसे बनेंगे। मैंने आपसे सबसे पहला ग्राफ बोला, कि आपको ग्राफ बनाना है आर एन वर्सेज एन स्क्वायर बाई जेड। तो आप इक्वेशन को सेट करो, इसकी जगह वाई रख दो, इसकी जगह ये वाई एक्सिस पे, एन स्क्वायर बाई जेड की जगह पूरा क्या रख दो, एक्स। तो इक्वेशन क्या बनेगी, वाई इज इक्वल टू, जैसे मैं लिख के दिख देता हूं, आपको लिख के देता हूं, आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एन। तो वाई एक्सिस पे कौन है, आर एन, तो इसको वाई मान लिया। एक्स एक्सिस पे क्या है, एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये हो गया y इज इक्वल टू, ये कुछ नंबर है, इंटू एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स आ गया। y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, हमेशा ऐसा बनेगा। और ज्यादा दिमाग लगाकर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये m है, m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, तो ये हो गया थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा स्लोप, और स्लोप किसके बराबर, 0.529 के बराबर। बात आ रही समझ में? चलो आगे बात करते हैं। सेकंड ग्राफ, अगर आपसे ग्राफ ऐसा पूछ लिया जाए, आर एन वर्सेज एन का, इसका मतलब कांस्टेंट क्या है, जेड, जेड को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो आप ये काम करो, आर एन की जगह हो गया वाई, 0.529 अपॉन जेड को रखो कांस्टेंट, एन की जगह रख दिया एक्स, तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो ये तो हो गया कांस्टेंट, इसको छोड़ो। वाई इक्वल टू क्या बना, एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू क्या बना, एक्स स्क्वायर। तो ये तो ऐसी इक्वेशन हो गई ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इसका मतलब कौन सा ग्राफ बनेगा, पैराबोला। कौन सा ग्राफ बनेगा, पैराबोला का ग्राफ बनेगा। आ रही बात समझ में? अगर पैराबोला का ग्राफ बनेगा तो पैराबोला में बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पैराबोला में आपको चीज क्या ध्यान रखनी है, पैराबोला का मुंह हमेशा उधर खुलता है, पैराबोला का मुंह हमेशा उधर खुलेगा जिसकी पावर कम हो। पावर कम किसकी है, वाई की या एक्स की, देखो वाई की, तो वाई की तरफ मुंह खुलेगा, इसका मतलब ग्राफ ऐसा आएगा। समझ में आ गई बात, मुंह ऐसे खुलेगा, ये होता तो ऐसा है, मैंने आधा बनाया तो ये मुंह ऐसे खुलेगा। समझ में आ रही बात, पैराबोला का मुंह हमेशा उधर खुलेगा जिधर पावर कम दे रखी है। थर्ड नंबर ग्राफ देखो, और कैसे ग्राफ बन सकते हैं। थर्ड नंबर का ग्राफ मैंने लिया आपको, आर एन वर्सेज एन स्क्वायर। तो अगर ऐसा ग्राफ आ गया तो आर एन इज इक्वल टू होता है 0.529 अपॉन जेड, ये आ गया एन स्क्वायर। तो इस आर एन की जगह वाई मानना है, इस पूरे की जगह कुछ नंबर हो गया ये तो, और एन स्क्वायर की जगह एक्स, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स। वाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, तो ये थीटा बन गया, तो टेन थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और इस बार स्लोप कितनी है, 0.529 बाई जेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ग्राफ नंबर 4, अगर आपसे ऐसा पूछ ले, आर एन वर्सेज जेड का ग्राफ बताओ, एन कांस्टेंट है, तो वाई आर एन बराबर फॉर्मूला क्या है, 0.529 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई एन। तो ये तो क्या बन गया, कांस्टेंट, तो आर एन इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसका मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या बनेगा, हाइपरबोला। और हाइपरबोला का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, बोलो समझ में आ रही है बात। तो ये चार ग्राफ जो बनने वाले थे वो मैंने सारे बता दिए, एन का, एन स्क्वायर का, ठीक है ना, एन स्क्वायर बाई जेड का, जेड का, 1 बाई जेड का पूछ ले हद से, ये लो, ये आर एन वर्सेज 1 बाई जेड का ग्राफ हो गया। तो मैंने क्या किया, आर एन बराबर 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, तो 1 बाई जेड को क्या मानना है, एक्स,
तो y इज इक्वल टू क्या हो गया mx, y इज इक्वल टू mx आ गया, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा थीटा, तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा 0.529 जेड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहे ग्राफ? तो ये वैसे बेसिक फिजिक्स में थे ग्राफ सारे अपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैंने आपको सारा आइडिया दे दिया, ठीक है बात। चलिए अब आगे, ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया आर एन। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह कैसे बनेंगे। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह कैसे बनेंगे। तो जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए R1 of the H, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मैं सिंपल सा ये करूंगा, ये मेरे से अगर पूछा गया कि क्या होगा, तो मैंने जल्दी से आंसर दिया, R1 ऑफ दी H जो होगा इसका मतलब N की वैल्यू 1 है और Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या होगी 1, 0.529 N स्क्वायर बाई Z, N की वैल्यू है 1, ये लो Z की वैल्यू भी है 1, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरे से ऐसे पूछ ले, He प्लस के द्वितीय कोश की परिधि बताओ। अब मैंने रेडियस का तो एक क्वेश्चन करा दिया, अब परिधि पूछ दिया, तो परिधि का मतलब क्या होता है 2 पाई आर, इसका मतलब कैलकुलेट तो आर ही करना है, इसका मतलब कैलकुलेट तो आर ही करना है। तो ये रेडियस हो गया सेकंड का, किसके लिए He प्लस का, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 0.529 N स्क्वायर 2 का स्क्वायर, H की वैल्यू 2, ये आ गया 0.529 4/2, इसका मतलब हो जाएगा 2 हो गया, इसका मतलब हो जाएगा। अब अपन को सर्क्यूमफ्रेंस चाहिए, परिधि चाहिए, तो परिधि के लिए क्या आएगा 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर 1.058, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14, इसको 3 मानो तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी, तो 6 पॉइंट समथिंग वाला क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अब करवा नहीं रहा हूं, परिधि की जगह मैंने पहला रेडियस दिया, दूसरा परिधि दिया, तीसरा ये पूछ सकता है बताओ व्यास कितना होगा, तो व्यास कैलकुलेट करना डायमीटर, तो क्या करना रेडियस कैलकुलेट करके उसका डबल कर देना, व्यास आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बोले कि बताओ उसका क्षेत्रफल बताओ, क्या बताओ क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल क्या होता है किसी वर्ताकार पथ का पाई आर स्क्वायर, तो आर कैलकुलेट कर लो पाई आर स्क्वायर कर लो। 4 क्वेश्चन समझ में आ गए, आगे और देखो। मेरे से थर्ड नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया, ऐसा पूछे रेडियस फर्स्ट रेडियस फॉर हाइड्रोजन, या ऐसे पूछ ले फॉर हाइड्रोजन एटम R1 रेस टू R2 रेस टू R3, ये पूछ लिया। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के लिए जेड हो गया फिक्स, तो मेरे को मालूम है ना Rn जो होता है, Rn जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई जेड के, ठीक है। तो R1 रेस टू R2 रेस टू R3 करना है तो Z फिक्स है, तो n स्क्वायर 1 का स्क्वायर रेस टू 2 का स्क्वायर रेस टू 3 का स्क्वायर मींस 1 रेस टू 4 रेस टू 9, ये हो जाएगा। ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है R1 ऑफ हाइड्रोजन रेस टू R2 ऑफ He प्लस रेस टू R3 ऑफ Li प्लस 2, ऐसे पूछ लिया। इसका क्या होगा, तो n स्क्वायर बाई जेड के होना चाहिए, तो n स्क्वायर बाई जेड n स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन Z1, n स्क्वायर 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये होगा n स्क्वायर बाई जेड से।
तो 1 रेस टू 2 रेस टू 3, ऐसे पूछ लेगा। समझ में आ रही है बात? और क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मैंने ऐसा बोल दिया कि R2 ऑफ हाइड्रोजन इज x एंगस्ट्रॉम, वैल्यू भी हो सकती है, मैं तो x एक मान रहा हूं पैरामीटर, तो मेरे से ऐसा पूछ ले रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 कितनी होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आगे भी क्वेश्चन आएंगे वेलोसिटी वगैरह में, तो उन क्वेश्चन को करने का टेक्निक क्या होता है, उनको करने का तरीका क्या रखना है। आप तो ये बोलो Rn जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n² के, यही होता है। तो जब हाइड्रोजन की बारी आई तो हाइड्रोजन की रेडियस कितनी दे रखी है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1। इसकी मेरे को कैलकुलेट करनी है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई z कितना, बेरिलियम का 4, दोनों को डिवाइड कर दो तो x बाई आर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 9/4, तो x बाई आर इज इक्वल टू 16/9, तो r इज इक्वल टू 9/16x, याद है 9/16x। समझ में आई बात? आगे देखो, मेरे को अगर ऐसा भी पूछ ले Li+2 के लिए, Li+2 के लिए तृतीय एवं द्वितीय कक्षा के बीच की दूरी बताओ, कि मध्य की दूरी बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि सर त्रिज्या, पढ़ाई, दूरी वगैरह पूछ रहे हैं, इनको कैसे टैकल करें। तो देखो एक सिंपल सा मैं डायग्राम बनाता हूं, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकंड ऑर्बिट, और ये हो गया थर्ड ऑर्बिट। यहां से लेके यहां तक क्या हो गई, R3 थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, और यहां से लेके यहां तक सेकंड ऑर्बिट की रेडियस। इसका मतलब आपसे पूछा क्या, ये वाली डिस्टेंस ही तो पूछी है, ये वाली डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 से कैलकुलेट हो जाएगी। तो R3 माइनस R2 कैलकुलेट करना है तो 0.529 n², 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई लिथियम है ना, तो लिथियम है तो 3 माइनस 0.529, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 n²/z। तो कॉमन आ रहा है कुछ, तो क्या कॉमन आया, ये 9 - 4 हो गया 5, 0.529 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 कितना बन जाएगा, देखो ये बनेगा। इसको अगर करना चाहते हो तो ये बन जाएगा 0.882 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेट, R3 माइनस R2 ये बन जाएगा 0.882 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो आ गया समझ में? अरे बोलो जल्दी, ठीक है बात, चले आगे। चलो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, वो आपको बोल दे हाइड्रोजन के लिए त्रिज्या का मान इतना है, कुछ वैल्यू दे देगा, बताओ उसके करस्पॉन्डिंग सेल कौन सा होगा। तो आप क्या करना, ये रख देना 0.529 n²/z, z की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आपके पास क्या आएगा, n² बराबर कुछ आएगा। तो n² बराबर कुछ आए तो आपको रफली आइडिया ले लेना कि n² की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे 17 आई है तो कोई बात नहीं, 17 के आसपास बन रही है ना, तो n² 17 बनेगा, तो n बराबर क्या बनेगा, 4, 4 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो 4 पॉइंट समथिंग तो बनना नहीं है, तो क्या बनेगा, वो 4 बनेगा। आ रही बात समझ में? चलो यहां तक 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अब आगे बात करते हैं वेलोसिटी की। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना। बहुत सिंपल है, मैंने आपको एक फॉर्मूला जो बोला था बॉक्स में बंद किया था, बस उसको ध्यान रखना है। mvr इज इक्वल टू क्या होता है nh अपॉन 2 पाई, बस v बराबर क्या हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई m इंटू आर। आर की वैल्यू रख रहा हूं मैं, सीधी देख लो। आर की वैल्यू क्या थी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर। ये लो, एक NH से एक NH गया, ठीक है, तो Vn बराबर क्या आएगा, देखो 2 से 2 गया, एक पाई से एक पाई गया, m से m गया, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। ये Vn का फॉर्मूला हो गया। अगर ये Vn का फॉर्मूला आ गया तो 2 पाई के ई स्क्वायर सब कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, इन सब की वैल्यू अगर मैं रख देता हूं तो Vn बराबर होगा 2.186 इंटू 10⁻⁶ Z बाई n मीटर पर सेकंड। ये फॉर्मूला बनेगा। अगर कोई सेंटीमीटर में पूछता है तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 8। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे या नहीं करोगे, बोलो, हो जाएगा कन्वर्ट। चलो फिर देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल ग्राफिकल क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। देखिए आगे इससे रिलेटेड ग्राफ देख लेते पहले फटाफट, और उसके बाद अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ग्राफ में पहला ग्राफ Vn वर्सेस अगर आपसे पूछा जाए Z का ग्राफ, तो आप तो इक्वेशन लिखो। Vn बराबर क्या है 2.186 इंटू 10⁻⁶ Z बाई n। तो ये तो हो गया अपने लिए क्या y, और ये हो गया x, तो y इज इक्वल टू mx की इक्वेशन बन गई। y इज इक्वल टू mx की इक्वेशन बनी, इसका मतलब ये बन गया थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2.186 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई n। ठीक है बात। सेकंड, Vn वर्सेस n का पूछ ले, तो Vn इज इक्वल टू 2.186 इंटू 10⁻⁶ Z बाई n। तो इसको तो मान लो y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। इसका मतलब हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा। हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। थर्ड, ग्राफिकल में अगर थर्ड की बात करें, Vn वर्सेस 1/n का ग्राफ पूछ ले, Vn वर्सेस 1/n का, तो सिंपल सा Vn इज इक्वल टू क्या होता है 2.186 10⁻⁶ Z बाई n। 1/n को क्या मानना है x मानना है, तो y इज इक्वल टू mx। ये लो, ये हो गया थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2.186 इंटू 10⁻⁶ इंटू z। ये स्लोप आ जाएगी। चलो एक ग्राफ और देख लो, फोर्थ नंबर ग्राफ ऐसा पूछ ले Vn और Z बाई n का, तो Vn इज इक्वल टू होता है 2.186 इंटू 10⁻⁶ Z बाई n। तो ये हो गया y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। ये लो, ये थीटा आ गया, तो tan थीटा किसके बराबर होगा 2.186 इंटू 10⁻⁶ के बराबर होगा। ये सारे ग्राफिकल्स बात हो गई। बात क्लियर। चलो अब अपन बात करते हैं इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। 6 प्रॉब्लम मैं पहले आपको करवा चुका हूं रेडियस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। मैंने आपसे सिंपल सा ये पूछा V1 ऑफ द H क्या होगा, V1 ऑफ द H। तो ये अगर पूछा तो आप तो कहा एक काम करो ना, V1 ऑफ द H पूछा तो ZB1 और NB1, तो 2.186 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी ना 2.186 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो है ना, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट का 137वां भाग है, C/137 होगा। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है V1
ऐसा पूछेगा c डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो c बटा v1 जो आएगा वो किसके बराबर आएगा 137 के, या v1 जो आएगा वो c बटा 137 के हाइड्रोजन के लिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सीधा ऐसा पूछ ले V2 ऑफ Li प्लस 2 कितना होगा। वैल्यू पूछना नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, वैल्यू पूछ रहा है तो कोई बड़ा टास्क नहीं है, फॉर्मूला याद है तो वैल्यू पुट कर दो, Z और N ही तो पुट करना है। करना क्या है, V2 ऑफ Li प्लस 2, Z बोलो 3, N बोलो 2, बस हो गया काम। 2.186 इंटू 10⁶, Z बाई N, Z3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.0 है ना, 93 इंटू 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसे अगर और सॉल्व करना चाहते हो आगे तो ये हो जाएगा 927 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, रेशियो का देखते हैं इस बार क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 9 के फॉर्मेट में आपको इस टाइप से, क्या V1 ऑफ H रेस टू V1 ऑफ He प्लस रेस टू V1 ऑफ Li प्लस, इसका रेशियो क्या हो। मैंने कहा Z बाई N चाहिए, N तो सबके लिए सेम ही है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, तो 1 रेस टू 2 रेस टू 3, ये आ गया। अगला क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे। यहां इसका टास्क क्या बना, इसको कैसे सॉल्व किया मैंने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई N, तो N तो हो गया कांस्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, V3 ऑफ द V1 ऑफ द H, V2 ऑफ द He प्लस V3 ऑफ द Li प्लस 2, ठीक है, तो ये पूछा है। तो Z बाई N, Z कितना 1, N कितना 1, Z कितना 2, N कितना 2, Z कितना 3, N कितना 3, क्या आएगा 1 रेस टू 1 रेस टू 1, ये बन गया। उल्टा आप देखें, उल्टा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है V3 ऑफ द H रेस टू V2 ऑफ द He प्लस 2 रेस टू V1 ऑफ द Li प्लस 2, ये पूछ लिया। Z बाई N लगाना है, तो Z कितना 1 डिवाइड बाई N 3, 2 डिवाइड बाई 2, और ये 1 पूछा है Z 3 डिवाइड बाई 1, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्या 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा तो ये तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, और ये 6 आएगा तो कितना हो जाएगा 18, सही लिखा है क्या मैंने, एलसीएम लिया 6 तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 18, सही है। 2 रेस टू 6 रेस टू 18, इसका मतलब 1 रेस टू 3 रेस टू 9, 1 रेस टू 3 रेस टू 9, इस टाइप से बन जाएगा। समझ में आई बात। एक वो एक्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर मेरे को ऐसा पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन He प्लस 2, He प्लस is x मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ या सेकेंड ऑर्बिट ऑफ b प्लस 3, ऐसा पूछ लिया तो कोई बात नहीं। अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको सोल्व करने का तरीका ये रहेगा, वेलोसिटी क्या दे रखी है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई N, Z कितना 2, N कितना 3, ये कैलकुलेट करनी है, Z कितना 4 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2 के बराबर, तो x बाई v इज इक्वल टू 2 बाई 3 डिवाइड बाई 2, x बाई v इज इक्वल टू 2 बाई 6 1 बाई 3, तो v इज इक्वल टू 3x, v इज इक्वल टू 3x, ये आ जाएगा। ठीक है बात, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड नंबर पॉइंट,
थर्ड नंबर पॉइंट से एक क्वेश्चन और करवाता हूं। ये न्यू जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन के चक्कर की आवृत्ति है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नहीं है। इलेक्ट्रॉन के चक्कर की आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगाता है ना। और टी जो है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल है, मतलब एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसका आवर्तकाल है। तो मेरे को अगर ऐसे क्वेश्चन बना के दे दिया जाए, मैं एक न्यू का बता रहा हूं, न्यू 2 ऑफ He, न्यू 3 ऑफ He प्लस टू न्यू 2 ऑफ Li प्लस 2, ये पूछा। सर ये तो पढ़ाया ही नहीं अभी तक, पढ़ा दिया आपको, आइडिया नहीं चला है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, आवर्ती। तो आवर्ती तो मेरे को मालूम है ना कि आवर्ती जो होती है वो टाइम पीरियड का क्या होती है, इनवर्स होती है आवर्तकाल का व्युत्क्रम। आवर्तकाल देखो, मैंने कहा वेलोसिटी होती है 2 पाई आर अपॉन टाइम टी, तो टी बराबर क्या होगा 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बाई वी, टी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एन बाई वी एन। अब देखो टी एन, आर एन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, एन स्क्वायर बाई जेड के, और वी एन किसके, जेड बाई एन के, तो टी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये लो। और फ्रीक्वेंसी न्यू एन चाहिएगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के। जो चाहिए वो कैलकुलेट कर लो, मैंने तो ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। तो न्यू एन चाहिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब हो जाएगा, तो मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला। इस पहले वाले के लिए जेड स्क्वायर, हीलियम का जेड स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर अपॉन एन क्यूब 3 का क्यूब, न्यू 2 लिथियम के लिए जेड स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर अपॉन एन क्यूब 3 का 2 का क्यूब, तो ये 2 रेज टू द पावर 5 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 कितना होता है 32, और 3 रेज टू द पावर कितना होता है 243, ये लो आ गया। आया समझ में या नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन था देखो, ठीक है। चलो आगे देखो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा की बात करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें तो देखो क्या होगा, टोटल एनर्जी की बात करो, कुल ऊर्जा की, टोटल एनर्जी या कुल ऊर्जा, वो होगी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, ये लो। टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। मैंने कहा ठीक है साहब, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये लो। आकर्षण का बल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होती है माइनस में k q1 q2 बाई r होती है, ये लो माइनस में लिख दिया। हाफ mv² बराबर q1 होता है जेड ई, q2 होता है e, तो k जेड ई स्क्वायर बाई r हो गया, ये टोटल एनर्जी E होगी। आगे बात समझ में? अब सुनना बात को ढंग से, बात को ढंग से सुने। आपको मालूम है ना mv² जो होता है वो k जेड ई स्क्वायर बाई r के बराबर होता है बराबर। तो इस mv² की जगह k जेड ई स्क्वायर बाई r लिख दो, E बराबर हाफ k जेड ई स्क्वायर बाई r माइनस k जेड ई स्क्वायर बाई r, तो ये आधा है ये पूरा है, तो ई एन बराबर माइनस का हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन, ये बन गया। इस आर एन की वैल्यू पुट कर दो आप, माइनस का 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर,
तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ई एन बराबर माइनस का 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई रेस टू दी पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यही तो बनेगा। 4 पाई स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर हो गया, एम आ गया, जेड स्क्वायर हो गया, ई रेस टू दी पावर 4। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। याद रखना है क्या है, कोई जरूरी नहीं है। अब इन सब की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो ई एन बराबर माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा, उसको ध्यान रखे। ई एन बराबर माइनस का आर एच, क्या दे रखा है, आर एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये जूल में दे रखा है। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसको पिछले साल जेई में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो अपन को भी थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी अपन तो काम में तो इसको लेंगे मोस्ट ऑफ दी केस में। इसमें आर एच क्या हो गया, आर एच एक आगे रिडबर्ग कांस्टेंट आएगा, वो अलग है। ये आर एच ये भी रिडबर्ग कांस्टेंट है, लेकिन ये भी अलग है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। ये एक्चुअल में हुआ क्या, 13.6 को मैंने जूल में कन्वर्ट किया ना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये मल्टीप्लाई लग गया आगे, ये मल्टीप्लाई लग गया। तो जब ये मल्टीप्लाई लगा ना, तो ये हो गया लगभग देखो ये लो, ये आर एच की वैल्यू। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है, याद रखने की जरूरत ही नहीं, इसलिए मैंने भी याद नहीं रखा है। आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है बस। इसके टर्म्स में कभी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, जब जूल में पूछेगा तो वो आर एच के बराबर बन जाएगा। बात ओके, ई एन आ गया समझ में, ये आ गया ओवरऑल। अब बात समझे थोड़ा, ये फॉर्मूला याद रखे अपने काम का, तो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला। अपन सारे क्वेश्चन इसी से करेंगे। तो एनर्जी बराबर क्या हो गया, टोटल एनर्जी माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात समझे, इधर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी माइनस का के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और टोटल एनर्जी आ गई माइनस का हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो इसका मतलब एक चीज बोलूं यहां से, एक चीज बोलूं यहां से कि टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, और साइन सेम, सही बात। अब ये के जेड ई स्क्वायर बाई आर की जगह एम वी स्क्वायर रखोगे तो ये हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। तो टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर तो होगी, लेकिन साइन में कैसी होगी, अपोजिट ईएल। आई बात समझ में। थर्ड नंबर, जब ये टोटल एनर्जी बराबर है, तो इसका मतलब ऐसा बोल दूं काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी का आधा तो होगी, लेकिन साइन में कैसा, अपोजिट। ये तीन रिलेशन ये भी ध्यान रखने हैं बस। अब अपन इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब अपन इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स की बात स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अगर जैसे सपोज करो, पहला क्वेश्चन ये है, इन ए हाइपोथेटिकल एटम, एक काल्पनिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करो। ये पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो सिंपल सी बात हो जाएगी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो हाँ या ना। ठीक है, बात क्लियर। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, आपसे ये पूछ ले कि E2 ऑफ H कितना होगा, तो अपन कहेंगे बहुत सिंपल सा है, N की वैल्यू 2, H की वैल्यू 1 है। N की वैल्यू 2 है, Z की वैल्यू 1 है, तो En बराबर माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर
तो -13.6 Z1 n का स्क्वायर 2, तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखो, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। मेरे से अगर ऐसा पूछ ले, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए E1 रेस टू E2 रेस टू E3, तो अपन को तो मालूम है कि En जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z अपॉन n स्क्वायर। तो इसका मतलब 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1 रेस टू 1/4 रेस टू 1/9, ऐसा आ जाएगा। ऐसा पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है कि E1 ऑफ द हाइड्रोजन रेस टू E1 ऑफ द E2 ऑफ द He प्लस रेस टू E3 ऑफ द Li प्लस 2। अगर ऐसा पूछे तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, उस कंडीशन में आपको करना है कि देखो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड कितना है 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रेस टू 3 का स्क्वायर, क्या बनेगा 1 रेस टू 1 रेस टू 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे बन सकता है, अगर मेरे को ऐसा बोला जाए कि E2 ऑफ द H इज इक्वल टू x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है E4 ऑफ Li प्लस 3 कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे तो देखो कैसे टैकल करें, वही En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा, या यूनिट हटा दो। तो x इज इक्वल टू n की वैल्यू, z की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये लो, ये एनर्जी E इज इक्वल टू, इधर आओ, तो इधर आया z का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, तो x बाई ई इज इक्वल टू 1/4 और ये हो गया 9/16, तो x बाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 9/4x, 9/4x। समझ में आ रही है बात, बोलो हाँ या ना, आ रहा समझ में, चले आगे। ये हो गए एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने सारे लगभग करा दिए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले। हीलियम के लिए He प्लस के लिए तृतीय कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो कोई बात नहीं, अपना तो काम है टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना। तो En बराबर हो गया, En बराबर हो गया माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर 2 का स्क्वायर एन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1.51 इंटू 4, माइनस का 4 पॉइंट, सॉरी ये आएगा क्या En, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इसका डबल, माइनस का 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। बात आई समझ में, ये 19 क्वेश्चन करवा दिए। और देखो थोड़े एनर्जी से रिलेटेड 2-1 टर्म्स और बता रहा हूं मैं, 3-1 टर्म्स।
चलिए, एक तो है आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। होती क्या है वो समझ ले जल्दी से, मैं फॉर्मूला लू। अगर ये एटम है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट है, ये फोर्थ स्टेट है, डैश डैश डैश, ये n इक्वल टू इंफिनिटी है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली ग्राउंड स्टेट के लिए डिफाइन है, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कहां पे पहुंचाने के लिए, अनंत पर पहुंचाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आई ई इज इक्वल टू ई इंफिनिटी माइनस E1, ये हो गया। फिर तो आई ई बराबर इंफिनिटी पर एनर्जी कितनी होती है, 0, माइनस माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर, एन स्क्वायर की वैल्यू तो 1 होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बन गया इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला। अगर मेरे को ऐसा पूछ ले फॉर हाइड्रोजन एटम, मेरे को किसके लिए पूछा, फॉर हाइड्रोजन एटम आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे से पूछे He प्लस आयन, तो मैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोलूंगा 13.6 इंटू 4, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मेरे से पूछे Li प्लस 2 आयन है, उसके लिए कितनी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, तो मैं बोलूंगा 13.6 इंटू 9, तो ये हो जाएगा कितना, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गई बात, समझ में आएगी। ये होती है आयनन ऊर्जा। एक होती है आयनन ऊर्जा के आगे देखो, एक होती है पृथक्करण ऊर्जा। सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं भैया। अगर इसमें अगर आपको वोल्टेज चाहिए ना कि विभव कितना होगा, आयनन विभव, तो इसमें से ई हटा देना। आयनन विभव चाहिए तो ई हटा देना, और विभव दे रखा और ऊर्जा चाहिए तो ई जोड़ देना, बस यही है पृथक्करण ऊर्जा, सेपरेशन एनर्जी। मतलब पृथक करना, कहां से पृथक करना है वो देख ले बस। ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल इज इक्वल टू ये n इक्वल टू इंफिनिटी। फर्स्ट सेल को छोड़ के, प्रथम कोष को छोड़ के, उसके अलावा कहीं पे भी हो, उससे इलेक्ट्रॉन को कहां पे पहुंचाना है, अनंत पे पहुंचाना है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेपरेशन एनर्जी। तो सेपरेशन एनर्जी हो जाएगी E इंफिनिटी माइनस ई एन, एन इज नॉट इक्वल टू 1। अगर n इक्वल टू 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, आयनन ऊर्जा बन जाएगी। n बराबर 1 होते ही तो क्या बन जाएगा, आयनन ऊर्जा। तो SE बराबर माइनस माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1। क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर आपको ऐसा बोल दें Li प्लस 2 के द्वितीय कोश में या द्वितीय कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक विभव ज्ञात करो। विभव पूछा है, ऊर्जा नहीं पूछी है, कोई बात नहीं, पहले ऊर्जा ज्ञात कर लो। तो मैंने कहा कि इसका मतलब तो ये हो गया कि सेपरेशन एनर्जी बराबर 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। 13.6 जेड स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9, कौन सी कोष में, द्वितीय कक्षा में, तो ये हो गया 3.4 इंटू 9, कितना हो जाएगा, ये तो आ गई एनर्जी। विभव चाहिए, तो विभव चाहिएगा तो एनर्जी में से ई हटा दो, 30.6 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30.6 वोल्ट। अब आती है लास्ट टाइप की एनर्जी, जिसे अपन बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से भेजना कहां से, ग्राउंड स्टेट से। ये अगर गया तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन यहां से अगर यहां गया तो इसे बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है वो ये होती है En माइनस E1, En माइनस E1 होगी। अगर जैसे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए तो E3 माइनस क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। इस टाइप से हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देख ले, अगर आपको ऐसा पूछे हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए तृतीय उत्तेजन ऊर्जा का मान ज्ञात करो, ये अगर पूछ लिया तो इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तृतीय उत्तेजन ऊर्जा का मतलब थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब ये होगा क्या, E4 माइनस E1। अब E4 कैलकुलेट कर लो। हाइड्रोजन के पहले सेल में होती है माइनस 13.6, 3.4 माइनस का 1.51, 0.85। तो ये तो हो गई माइनस का 0.85 माइनस का 13.6, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 13.6 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 5, इधर बच गया 7 और ये हो जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्टेज चाहिएगा तो हो जाएगा 12.75 वोल्ट। तो ये ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे ये मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए। बात क्लियर है सारी? तो 3 चीजें पढ़ ली अपने, बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसकी रेडियस हो गई, वेलोसिटी हो गई इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई। ठीक है बात? एक बात ध्यान रखें, मैं बोल रहा हूं पहले सेल में मैंने एनर्जी बोला है हाइड्रोजन के लिए माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन की, दूसरे में माइनस 3.4, फिर कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। इसका मतलब जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब नाभिक से दूर जा रहा हो। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ऊर्जा का आंकिक मान घटता जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है। देखो 13.6 से 3.4, 1.51, 0.85 आंकिक मान घटता है, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू कम होना, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब वास्तविक मान क्या होता है, बढ़ता है। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाओगे तो ऊर्जा क्या होगी, तो उसमें लिखा था ऊर्जा का वास्तविक मान बढ़ता है। तो सही बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो रही है लेकिन वास्तविक मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है बात, यहां तक करें। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको टास्क दे रहा हूं, स्पेक्ट्रम पढ़ क्या है। ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा स्पेक्ट्रम होता क्या है, कौन कौन से टाइप होते हैं, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला, उसके बाद ड्वेल नेचर ऑफ मैटर मींस डी ब्रोगली वेवलेंथ, और उसके बाद हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। यहां तक आपको करना क्या है। ठीक है बात, तो यहां तक करे अच्छे से। देखो मैंने आज भी सिक्योर क्वेश्चन करवा दिए। कल वाले में 2 लेक्चर जो पढ़ाए थे, कल वाला लेक्चर 1 और उससे पहले वाला 1 जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें 12-13 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। इसका मतलब 35 क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया ना एटम में अभी तक। 35 का डबल आप कर दो 70। वही तरीका, स्टेज फर्स्ट स्टेज लास्ट। ठीक है, यहां तक करे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।